डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। मैं दीपक सिंह आज आप लोगों के सामने कक्षा 12 समाजशास्त्र का एक दूसरा पोर्शन यानी सेकंड पेपर का पहला चैप्टर लेकर के उपस्थित हूँ। इसमें मैंने पहले पेपर का 2 चैप्टर पढ़ा दिया है। दोनों चैप्टर आपको वीडियो पर मिलेंगे, जिसमें मेरा चैनल है दीपक कुमार सिंह डालेंगे, दीपक कुमार सिंह करके डालेंगे आप। नीचे मेरा फिगर लगा हुआ है फ़ोटो, उस पर आप देखेंगे तो आप सारे वीडियो आपको वहाँ मिल जाएंगे। आप डाउनलोड करें, आप उसे देखें। समाजशास्त्र देखने के लिए कहा जाए कि एक छोटा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत ही विस्तृत और सभी विषयों का एक समावेश पाया जाता है इसमें। अगर आप इसे पूरी तरह पढ़ते हैं तो बहुत सारे विषयों की जो जानकारियाँ हैं इसमें मिलेंगी। और सबसे बड़ा पहलू ये मिलेगा कि जीवन जीने के लिए जिन आवश्यक तत्वों की ज़रूरत है, हमें जिस समाज में हम रहते हैं उसकी विशेषता क्या है, उसकी कमियां, उसके गुण दोष क्या हैं, ये सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं हमें। बहुत ही रुचिकर विषय होता है अगर कोई इसे पूरे कंसंट्रेशन के साथ पूरे ध्यान से पढ़े। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण और नगरीकरण, कॉलोनियलिज्म, इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन, ये तीनों टॉपिक इसमें पढ़ेंगे। उपनिवेशवाद के बारे में मैंने पहले चैप्टर में चर्चा किया है, एक विस्तृत जानकारी दी गई है। औद्योगिकरण होता है कि उद्योगों की स्थापना अत्यधिक मात्रा में करना। नगरीकरण का मतलब होता है जो शहर से धीरे धीरे करके गांव से निकल करके शहर की तरफ जा रहे हैं, या किसी भी ऐसे छोटे मोटे चौराहे को या छोटे मोटे टाउन को विकसित करके उसे बड़े नगर के रूप में परिवर्तित करना। और ये विकास केवल जनसंख्या के द्वारा होता है, औद्योगिकरण के द्वारा होता है। अत्यधिक सुख सुविधाएं जहाँ प्राप्त होती हैं वहाँ जनसंख्या भक्ति भी ज़्यादा है। ये सारी चीज़ें नगरीकरण के लिए उत्तरदायी हैं। तो सबसे पहले आइए देखते हैं इसकी शुरुआत, इसके बारे में कि नगरीकरण, उपनिवेशवाद भारत में कैसा रहा। उपनिवेशवाद के बारे में भी मैंने बताया था कि किसी शासन सत्ता किसी देश के द्वारा, किसी मजबूत देश के द्वारा किसी कमज़ोर देश पर अपना पूरी तरीके से आधिपत्य कर लेना और उसके संसाधनों का दोहन करना, वहाँ के लोगों को अपने तरीके से प्रयोग करना, बिल्कुल नौकरों जैसा व्यवहार करना और हर प्रकार से उन्हें दंडित करना, प्रताड़ित करना। इस प्रकार से ये उपनिवेशवाद कहलाता है, जैसे इंग्लैंड ने भारत पर किया था। भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तन की प्रकृतिकरण और परिणामों के बारे में बहुत से समाजशास्त्रियों ने अपने विचार दिए हैं। इस संबंध में यमयन श्रीनिवास का योगदान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। उन्होंने अपनी पुस्तक सोशल चेंज इन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, ये लिखा है यमयन श्रीनिवास जी ने, बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। में भारतीय समाज में होने वाले सामाजिक परिवर्तन को अनेक प्रक्रियाओं के रूप में समझाया है। ऐसी सभी प्रक्रियाओं को उन्होंने 2 मुख्य भागों में विभाजित किया: सामाजिक परिवर्तन की संरचनात्मक प्रक्रियाएं तथा परिवर्तन की सांस्कृतिक प्रक्रियाएं। इन 2 भागों में बांटा है। पहला देखिए है समाज में परिवर्तन की जो संरचनात्मक प्रक्रियाएं, वे हैं जो भारतीय समाज के परंपरागत ढांचे में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती हैं। यह प्रक्रियाएं बताती हैं कि समाज में किन दशाओं के फलस्वरूप विभिन्न वर्गों और समूहों की परिस्थिति और भूमिका में परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन की सांस्कृतिक प्रक्रियाएं वे हैं जो भारतीय समाज की परंपरागत संस्कृति से संबंधित विश्वासों और व्यवहारों में होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती हैं। हम सभी जानते हैं कि भारतीय समाज में बहुत लंबे समय तक लोगों के अधिकांश व्यवहार जाति व्यवस्था के नियमों से प्रभावित रहे। यानी भारत में जाति व्यवस्था प्राचीन काल से हावी रही, और इसी के कारण जो है यहाँ पर जो परिवर्तन हुए, तमाम चीज़ें, पुराने नियम अब धीरे धीरे करके टूट रहे हैं, हट रहे हैं। आज तेज़ी से सुधार हुआ इसमें, क्योंकि जाति व्यवस्था धीरे धीरे ढल रही है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सभी लोगों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय का अधिकार मिल जाने से हमारी पुरानी संस्कृति भी तेज़ी से बदलने लगी है। यानी ये सब कारण हैं इसमें परिवर्तन लाने के। यमयन श्रीनिवास के अतिरिक्त अनेक दूसरे लेखकों ने भी सामाजिक परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं को अपने अपने ढंग से स्पष्ट किया है। यहाँ देखिए, ये श्रीनिवास ने आधुनिकीकरण, पश्चिमीकरण, संस्कृतिकरण तथा धर्मनिरपेक्षीकरण, जिसे लौकीकरण कहते हैं, अधिक जोर दिया इस पर। इस अध्याय पर हम सबसे पहले उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण की प्रक्रियाओं को समझकर यह देखेंगे कि इनके फलस्वरूप समाज
भारत की परंपरागत सामाजिक संरचना में कौन से परिवर्तन पैदा हुए। यानी जिसमें 3 टॉपिक ऊपर भी दिया गया था, उपनिवेशवाद, औद्योगिकरण और नगरीकरण। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद जिसे कॉलोनियलिज्म कहते हैं, भारतीय समाज की संरचना में परिवर्तन लाने वाली प्रक्रियाओं में उपनिवेशवाद का स्थान पहला है। क्योंकि भारत जब प्रगतिशील हुआ, लोग जागरूक हुए, लोगों के अंदर शिक्षा का विकास हुआ, समझदारी बढ़ी, देश विदेश की तमाम खबरें, तमाम चीज़ों से लोग परिचित होने लगे, उस समय भारत पर अंग्रेज़ों का शासन रहा, यानी उपनिवेश की स्थिति में भारत रहा। और वो जो गोल्डन टाइम था हमारा, उस उपनिवेशवाद ने भारत में क्या क्या परिवर्तन लाए। ये नहीं कहा जा सकता कि अंग्रेज़ों ने भारत में सिर्फ बुराइयां ही व्याप्त की। उन्होंने जाने में या अनजाने में कुछ ऐसे काम किए, कुछ ऐसी व्यवस्थाओं को लागू किया जो भारत के विकास की रीढ़ की हड्डी बनी, बैकबोन बनी। तो इस प्रकार से आइए देखते हैं क्या है। पुनः देखिए, ध्यान में रखना जरूरी है, जो मैंने अंडरलाइन किया यहाँ से देखिए, पुनः यह ध्यान में रखना जरूरी है कि भारत में उपनिवेशवाद का आरंभ इंग्लैंड की साम्राज्यवादी नीति का परिणाम था। क्योंकि इंग्लैंड एक छोटा देश था, ये कई देशों पर कब्जा करना चाहता था और कब्जा करके उन्हें अपने अधीन करना चाहता था, ये उसका परिणाम था। तो उपनिवेशवाद एक ऐसी दशा है जिसमें कोई साम्राज्यवादी और ताकतवर देश अपने से दुर्बल देश पर अधिकार करके वहाँ अपनी शासन सत्ता स्थापित कर लेता है। ये था पूरा उपनिवेशवाद। उपनिवेश का तात्पर्य एक ऐसी दशा ऐसी किसी भी देश या क्षेत्र से है जो किसी विदेशी सत्ता के अधीन होता है, तथा जिसके निवासियों को शासन में किसी तरह के अधिकार नहीं मिलते हैं। यानी कि जैसे अंग्रेज़ों ने भारत में प्रारंभ में किया कि उन्होंने पहले व्यापारिक तरीके से भारत में आए, बाद में उन्होंने अपनी कंपनी स्थापित की, कंपनी स्थापित करके वहाँ के लोगों पर अधिकार कर लिया, फिर राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और फिर प्रशासनिक रूप से भारत पर हावी हो गए बहुत कम समय में। एक उपनिवेश के रूप में भारत की स्थिति इंग्लैंड के दूसरे उपनिवेश की तुलना में कुछ भिन्न रही। यानी इंग्लैंड ने तमाम देशों को अपना उपनिवेश बनाया, केवल भारत ही नहीं था, लेकिन भारत की स्थिति कुछ भिन्न थी। यहाँ औपनिवेशिक शासन आरंभ होने के कुछ समय बाद ही एक और देश के विभिन्न हिस्सों में इसका विरोध होना आरंभ हो गया, तो दूसरी ओर इंग्लैंड की सरकार द्वारा नियुक्त ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी सैन्य शक्ति के बल पर शोषण में तेजी लाना शुरू कर दिया। यानी इंग्लैंड वालों ने भी और भारतीयों ने भी, दोनों ने धीरे धीरे जागरूकता लाई। भारतीयों ने क्या किया कि अंग्रेज़ों का जगह जगह धीरे धीरे विरोध करना शुरू किया, और अंग्रेज़ों ने क्या किया, इनका और तेज़ी से दमन करना शुरू किया है कि संसाधनों का शोषण करना, यहाँ के लोगों को जो है इनका दमन करना, ये सारी चीज़ शुरू कर दी। और इसी के कारण 1857 का विद्रोह हुआ, जिसमें तमाम प्रकार की घटनाएँ हुई, जिसे आप इतिहास के चैप्टर से पढ़ सकते हैं। उन्होंने एक और यहाँ के खनिज संसाधनों और राष्ट्रीय संसाधनों को तेजी से इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था मजबूत बनाने के लिए निर्यात करना शुरू कर दिया। तो दूसरी ओर सड़क और रेल का यातायात इसलिए विस्तार करना शुरू किया जिससे किसी भी क्षेत्र में पैदा होने वाले असंतोष को दबाने के लिए वहाँ सैन्य शक्ति भेजी जा सके। देखिए, अंग्रेजों ने दोहरी नीति चली। पहला क्या था कि भारतीय जो संसाधन थे, यहाँ की जो कच्चे माल थे, यहाँ के उद्योग धंधों में यूज होने वाले जो संसाधन थे, उसे यहाँ से सीधे इंग्लैंड भेजने लगे। और इंग्लैंड में भेजने के अलावा उन्होंने क्या किया, भारत में सड़कों का और तमाम चीज़ों का विस्तार इसलिए किया, वो व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए उन्होंने किया, ताकि अगर कहीं भारत के किसी कोने में जनसंख्या अगर विद्रोह कर दे, लोग जो है उसके खिलाफ खड़े हो जाएं, तो आसानी से वहाँ सैनिकों को भेजा जा सके। सड़कें रहेंगी तो सैनिक हथियार सहित वहाँ आसानी से पहुँचेंगे। ये उद्देश्य था अंग्रेज़ों का, इसलिए उन्होंने तमाम जगह सड़कों के जाल बिछाए। इन सभी दशाओं से भारतीय समाज की परंपरागत संरचना में जो परिवर्तन होना आरंभ हुआ, उन्हें मुख्य रूप से आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जैसे 3 क्षेत्रों में विभाजित करके समझा जा सकता है। यानी इस उपनिवेशवाद के कारण, इस दोहन के कारण जो भी परिवर्तन हुए वो 3 पार्ट में हम पढ़ सकते हैं। पहला पार्ट क्या था, आर्थिक। अब ये देखें हम कि भारत में आर्थिक दुर्व्यवस्था कैसे आई, अंग्रेजों के उपनिवेशवाद ने भारत में आर्थिक तंगी कैसे ला दी, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ सबसे पहले है कि आर्थिक संरचना में परिवर्तन, चेंज इन इकोनॉमिकल कंडीशन स्ट्रक्चर। भारत में इंग्लैंड के औपनिवेश शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाना था। यानी अंग्रेज भारत में जो व्यापार करने या शासन करने के उद्देश्य से यहाँ पर आए, वो भारतीयों का भला बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, और व्यक्तिगत अपने लिए भी नहीं, बल्कि वो यहाँ के संसाधनों को उठाकर इंग्लैंड भेजना चाहते थे और इंग्लैंड को मजबूत बनाना चाहते थे।
अंग्रेज भारत में हमेशा विदेशियों के रूप में रहे तथा यहाँ के आर्थिक संसाधनों का उपयोग इस तरह करते रहे कि भारत की संपदा नजराने के रूप में इंग्लैंड जाती रही। यानी बहुत सारी यहाँ के धन दौलत, हीरे मोती या स्वर्ण जो थे, गोल्ड जो थे, उन्हें किसी न किसी रूप में वो इंग्लैंड ट्रांसपोर्ट करते रहे। इंग्लैंड का समाज पूंजीवादी व्यवस्था पर आधारित था। यानी इंग्लैंड में पूरी व्यवस्था क्या थी? पूंजीवादी थी। वहाँ पर पूंजी वाला व्यक्ति पूंजीवाद का था, जो पूंजी लगाता था वो सारे संसाधनों का उपयोग अकेले कर सकता था। इसके फलस्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा यहाँ सभी ऐसे कार्य किए गए जिससे भारत में पूंजीवाद को प्रोत्साहन मिल सके। यानी जो व्यवस्था इंग्लैंड में थी वही व्यवस्था भारत में लागू किए। पूंजीवाद एक ऐसी आर्थिक व्यवस्था है जिसमें उत्पादन के साधनों पर कुछ प्रभावशाली लोगों का अधिकार होता है। इसका उद्देश्य उत्पादन से अधिक लाभ प्राप्त करना होता है। प्राकृतिक साधनों का अधिक से अधिक दोहन करना तथा श्रम का उपयोग शासन की नीतियों के अनुसार करना भी पूंजीवादी व्यवस्था की विशेषता है। यानी वो केवल अर्थव्यवस्था को प्रभावित ही नहीं किए, कुछ ही चीज़ों में उन्होंने भारत के हर क्षेत्र में इंटरफेयर करना शुरू किया। उन्होंने जो यहाँ के प्राकृतिक संसाधन थे, वन, पहाड़, इन सारी चीज़ों को भी अपने हिसाब से यूज करना शुरू किया। और इसके अलावा यहाँ के जो लोग थे, मजदूर थे या श्रमिक थे, उन्हें भी उनके श्रम को अभी दोहन करना शुरू किया। उन्हें कम पैसे में या निःशुल्क प्रकार से पकड़कर उनसे मजदूरी करवाते थे। ये इसके कुछ विशेष प्रभाव रहे हैं जिसमें देखिए और है, इंग्लैंड की सरकार का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड के उद्योगों द्वारा उत्पादित वस्तुओं का भारत में अधिक से अधिक खपत करना था। यानी यहाँ से कच्चा माल वो इंग्लैंड ले जाते थे, इंग्लैंड से बनी हुई वस्तुओं को भारत में लाते थे और भारत के कोने कोने में उसे बेचने का प्रयास करते थे। इसके लिए सभी क्षेत्रों को रेल और सड़क मार्ग द्वारा जोड़कर यह कोशिश की जाने लगी कि इंग्लैंड में बनने वाली सभी वस्तुओं को भारत के प्रत्येक नगरीय और ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाया जा सके। दूसरी ओर भारत में बनने वाले माल को इंग्लैंड और दूसरे देशों में भेजने पर भारी निर्यात शुल्क लगाया जाने लगा। फलस्वरूप भारत के परंपरागत उद्योग लगभग पूरी तरह नष्ट हो गए। यानी अंग्रेज जो थे वो अपनी वस्तुओं को, भारतीय प्राकृतिक संसाधनों को, कच्चे माल को इंग्लैंड निर्यात करते थे। यदि भारतीय लोग कोई बनी हुई वस्तु या कच्चे माल को अपने हिसाब से किसी और देश में निर्यात करना चाहते थे तो उस पर अंग्रेज़ों ने बड़ा टैक्स लगा दिया था। और उस टैक्स के साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ, वो टैक्स ना भर पाने के कारण भारतीय परंपरागत जो उद्योग थे यहाँ के छोटे मोटे, वो सब नष्ट हो गए, पूरी तरह समाप्त हो गए, क्योंकि वो लोग टैक्स नहीं दे सकते थे। इंग्लैंड की आर्थिक नीतियों के फलस्वरूप भारत की लगभग 22% जनसंख्या, जो पूरी तरह ग्रामीण उद्योग धंधों और दस्तकारी के द्वारा आजीविका उपार्जित करती थी, बेरोजगारी की पीड़ा से ग्रस्त हो गई। ग्रामीण उद्योग धंधों और दस्तकारी को नष्ट हो जाने के कारण ऐसे ग्रामीणों के सामने एकमात्र रास्ता यही बचा कि वे या तो गांव में भूमिहीन कृषि मजदूरों के रूप में काम करें अथवा नगर में जाकर मजदूरी के द्वारा आजीविका उपार्जित करें। यानी लगभग 22% जनसंख्या जो थी, जो किसी न किसी उद्योग में, छोटे बड़े कार्य में जुड़ी हुई थी, जिससे उनका जीवन चलता रहता जिससे उनको अपने परिवार को पालने में समस्या नहीं होती थी, वो सब जो है नष्ट हो गई। और ये पीड़ा थी। अब ये लोग जो एक तरीके से कुटीर उद्योग चलाते थे, छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाते थे, वो सभी लोग मजबूर हो गए कृषि कार्य करने पर। या तो वो कृषि करें या शहर में जा कर के मजदूरी करें, दैनिक मजदूरी करें। इस तरीके से लगभग 22-23% जनसंख्या जो कुशल श्रमिकों की थी वो अकुशल हो गई, क्योंकि इंग्लैंड की मशीनों से बनी हुई वस्तुएं इनके द्वारा हाथ से बनाई हुई वस्तुओं पर भारी पड़ने लगी और ये इस प्रकार से अकुशल हुए, इस प्रकार से बेकार हुए कि या तो बंधुआ मजदूर या मजदूर बन गए या कृषि कार्य करने लगे। इनकी सारी कुशलता समाप्त हो गई। अगला था, ग्रामीण क्षेत्रों से अधिक लगान वसूलने के लिए औपनिवेशिक शासन के दौरान जमींदारी व्यवस्था आरंभ की गई। प्रत्येक जमींदार को एक विशेष ग्रामीण क्षेत्र से लगान वसूल करके एक निश्चित राशि ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। इसके लिए जमींदार किसानों को किसी भी तरह और कितना भी लगान वसूलने के लिए स्वतंत्र थे। शासन व्यवस्था की ओर से भी उन्हें सभी तरह के संरक्षण मिलने लगे। लगान और ऋण का भुगतान